तो भोजन अपन को कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। ठीक है, पेड़ पौधों से अपन को भोजन प्राप्त होता है। पेड़ पौधों को भोजन कहां से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, क्या होती है? तो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और कुछ मात्रा में खनिज लवण जो होते हैं और क्लोरोफिल जो वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उससे आपका क्या निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के साथ साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यही बात करी थी अपन ने। प्रकाश संश्लेषण बेसिकली क्या होता है आपको मैं बताऊं। प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होता है? इसके अंदर CO2 होती है एक, तो एक आपकी होती है H2O। ठीक है, ऊपर से क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में CO2 H2O, और यहां पे क्या होता है? पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो कि पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्यों होता है? मैग्नीशियम धातु की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। क्लोरोफिल धातु की वजह से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि C6H12O6। ठीक है, इस प्रकार के कुछ आपके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अपन कहते हैं ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया की वजह से ऑक्सीजन नहीं देते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से अपन को ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि रात में बड़े पेड़ पौधों के नीचे अपन को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या रिलीज करेंगे रात के समय पे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है। सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, तो पेड़ पौधा सिर्फ श्वसन क्रिया कर रहा है। और श्वसन क्रिया कर रहा है तो पेड़ भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है। लेकिन दिन में अपन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही होती है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की वजह से भोजन का निर्माण चल रहा है, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी अपन को मिलती है। तो पृथ्वी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इन दोनों का जो संतुलन करने के लिए भी जो चीज जिम्मेदार होती है, वो क्या जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। खाद्य श्रृंखला का अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है आपका? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका? सनलाइट, यानी कि सूर्य। ठीक है, अपन बात कर रहे थे खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला में मैंने आपको बताया था किसी भी जीव जंतु या जैविक प्रक्रम जो भी है आपका, उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन अपन को कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। या तो पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, या कोई मांसाहारी जीव जंतु है तो उसको जो पेड़ पौधों के ऊपर जो डिपेंडेंट है, यानी कि शाकाहारी जो जीव जंतु है, उनसे भोजन प्राप्त होगा। तो अल्टीमेटली तो वो शाकाहारी भी कहां से प्राप्त कर रहा है? पेड़ पौधों से कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से मतलब पृथ्वी के ऊपर भोजन या ऊर्जा के लिए जैविक जो आपके घटक होते हैं, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं, उनके जो भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता होती है, उसकी वजह से जिस श्रृंखला का निर्माण होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी, भोजन या ऊर्जा के लिए जीव जंतुओं का आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की वजह से जिस श्रृंखला का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला जो होती है आपकी, स्टार्टिंग कहां से होती है? सूर्य से। उसके बाद में उत्पादक से आती है। सूर्य के बाद क्या आ गया? मान लिया ये सूर्य है। सूर्य के बाद क्या आता है? उत्पादक। उत्पादक से चलते हैं अपन प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद आता है लास्ट वाला तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है ना? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक जो होता है वहां से कौन ग्रहण कर रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक से कौन कर रहा है? द्वितीयक। और द्वितीयक से कौन कर रहा है? तृतीयक। मैंने परिभाषा में क्या लिखा है? जैविक घटकों का भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की वजह से जिस श्रृंखला का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन मैंने जब जैविक घटक आपको लिखवाए थे, उस समय मैंने जैविक घटक के अंदर 3 चीज लिखाई थी। एक लिखाया था उत्पादक, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया? एक लिखवाया था मैंने उपभोक्ता, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बच गया एक अपघटक। तो मैंने आपको उस लास्ट क्लास में भी बताया था कि अपघटक को अपन जो रखते हैं हमेशा खाद्य श्रृंखला के
तल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तल में रखा जाता है। और अपघटक क्या करते हैं? या तो उत्पादक जो सड़ जाता है, गल जाता है, उसको भी डिकम्पोज कर देगा, यानी कि अपघटन कर देगा। प्राथमिक उपभोक्ता को एक नष्ट हो गया, उसका बचा कुचा मटेरियल है उसको निपटा देगा। द्वितीय उपभोक्ता का कोई बचा कुचा मटेरियल है उसको निपटा देगा। तृतीय उपभोक्ता का कोई बचा कुचा मटेरियल है उसको भी नष्ट कर देने का काम कौन करता है? अपघटक। तो प्रकृति के जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी कौन होते हैं? अपघटक ही होते हैं। अगर अपघटक ना होते तो जगह जगह पे जो मृत शरीर होते हैं उनका ढेर लग जाता और दुर्गंध वगैरह हो जाती कि नहीं हो जाती? क्लियर है? तो पृथ्वी के असली सफाई कर्मचारी कौन है? अपघटक होते हैं। इनको जैव अपमार्जक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जैव अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक क्या होते हैं? धोने का काम करते हैं। तो ये भी सफाई कर रहे हैं, एक प्रकार से पृथ्वी को धोने का काम कर रहे हैं। तो जैव बायोलॉजिकल डिटर्जेंट भी इनको बोला जाता है। ठीक है, जैविक अपमार्जक या जैव अपमार्जक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट भी इनको कहा जाता है। किसको? अपघटकों को। अपघटकों को खाद्य श्रृंखला में हमेशा कहां पे रखा जाता है? तल के अंदर रखा जाता है। तल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये इसको भी निपटाता है, इसको भी निपटाता है, इसको भी निपटाता है और इसको भी निपटाता है। सबको निपटाने का काम कौन करता है? अपघटक करता है। इसलिए अपन कहां रखते हैं? इसको नीचे की तरफ रखते हैं। ये पढ़ाया था मैंने एक चीज। तो एक मैंने पढ़ाया था खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो उसमें मैंने एक आपको लिखाया था चारण या परभक्षी। ठीक है, चारण या परभक्षी। दूसरा मैंने लिखाया था आपको परजीवी। और तीसरी कौन सी लिखाई थी? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी डेट्रियस, या इसी को अपरद खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उसमें मृतोपजीवी लिखवा दिया था, अपरद नहीं लिखाया था, तो वो मेंशन कर लेना। ठीक है, मृतोपजीवी को ही अपरद खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। तीनों में क्या अंतर होता है वो समझो। ये खाद्य श्रृंखला के प्रकार है। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला के प्रकार। 3 प्रकार की होती है ना? तीनों को मैं समझा रहा हूं। पहली है चारण खाद्य श्रृंखला बोल दो, चाहे परभक्षी खाद्य श्रृंखला बोल दो, एक ही बात है। इसी को ग्रेजिंग इंग्लिश में बोलते हैं। चारण, परभक्षी या ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं इसको। क्लियर है? होती क्या है चारण खाद्य श्रृंखला? इसके अंदर छोटे जीव को बड़ा जीव जो होता है वो पूर्ण रूप से भक्षण कर जाता है। भक्षी है ना, परभक्षी। भक्षण का मतलब पूर्ण रूप से खा जाता है। ठीक है, मतलब उसको मार मुर के निपटा देता है। तो इस प्रकार की यदि कोई खाद्य श्रृंखला चल रही है तो वो किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? चारण खाद्य श्रृंखला। जो अभी अपन ने लिखा था प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, उसमें अपन देखते हैं कि उत्पादक आता है सबसे पहले। उत्पादक के बाद क्या आएगा? कोई खरगोश वगैरह आ गया। खरगोश के बाद क्या आ गया? कोई गीदड़ वगैरह आ गया। गीदड़ के बाद क्या आ गया? शेर आ गया। तो इस प्रकार की यदि कोई खाद्य श्रृंखला चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो दूसरा बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खा जाता है और उसका पूर्ण रूप से भक्षण कर लेता है। चारण यानी कि चाट जाता है। ठीक है, खत्म कर देता है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है तो वो कौन सी है? चारण या परभक्षी खाद्य श्रृंखला है। दूसरा मैंने लिखाया था परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है? परजीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है उत्पादक से शुरू होगी। उत्पादक के बाद में कोई जीव ने, उत्पादक शाकाहारी जो जीव हुआ, उसने उसका ग्रहण किया भोजन। उसके बाद में अब इसका जो क्रम होता है वो बड़े से छोटे की तरफ चलता है। यहाँ पे कैसे चल रहा था? छोटे से बड़े की तरफ चल रहा था। मतलब छोटा जानवर, फिर बड़ा जानवर, फिर उससे भी बड़ा जानवर, यही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा? बड़ा जानवर, फिर उससे छोटा, फिर और उससे छोटा। जैसे कि मान लो कोई परजीवी है तो इसमें मान लो आप अपने ऊपर ही लेकर के देख लो। आप मनुष्य हो, आपने क्या खाया? उत्पादक से भोजन ग्रहण किया, आप प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इसके बाद में आपके ऊपर बालों के अंदर जुए हैं। बालों में क्या है? जुए हैं। जुए किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर डिपेंड है। वो भोजन कहां से प्राप्त कर रही है? आपसे प्राप्त कर रही है। लेकिन वो आपका पूर्ण रूप से भक्षण नहीं कर रही है। आपका पूर्ण रूप से भक्षण कर रही है क्या? नहीं कर रही है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर रह रही है। छोटे मोटे मात्रा में आप जितना खा रहे हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, माइनर सा, वो भी खा लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार की यदि कोई खाद्य श्रृंखला है तो वो कौन सी है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वो कमजोर और छोटा होता है। इसमें जो द्वितीय या बाद वाला जो जितना भी, अब द्वितीय का मान लो जुए, जुए के ऊपर भी छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं, बहुत छोटे मात्रा में माइक्रो बैक्टीरिया जिसको अपन बोल सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड है या नहीं है? तो इस प्रकार से अगर कोई खाद्य श्रृंखला चल रही है जो कि बड़े से छोटे की तरफ चल रही है और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला या पैरासाइट खाद्य चेन या पैरासाइट फूड चेन। मृतोपजीवी या अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होती है? अभी अपन ने बात करी इस खाद्य श्रृंखला में और इस खाद्य श्रृंखला में दोनों के अंदर उत्पादक से मटेरियल शुरू हुआ है।
भोजन कहां से प्राप्त हुआ है? उत्पादक से शुरू हुआ। यहाँ भी उत्पादक सबसे पहले आया था, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता आया। यहाँ पे भी परजीवी में भी क्या आया था? उत्पादक आया था, फिर प्राथमिक और द्वितीयक आया। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला मृत शरीर से स्टार्ट होती है, यानी कि कोई भी मृत शरीर है आपका, वहां से स्टार्ट होती है। मृतोपजीवी के अंदर मृत शरीर हुआ, मृत शरीर को डिकम्पोज कौन करता है? अपघटक करता है। तो ये चेन सिर्फ इतनी चलती है, मृतोपजीवी, उसके बाद उसको अपघटक खा गए। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? जो कि मृत शरीर से शुरुआत होती है, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यही बात है। खाद्य श्रृंखला के बाद मैंने आपको बताया था खाद्य जाल। खाद्य जाल बताया था। खाद्य जाल क्या होता है? मान लो ये उत्पादक है, उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे। इस उत्पादक को कोई जानवर खाया, उसको कोई अन्य जानवर खाया, उसको कोई अन्य जानवर ने खाया। इधर से उत्पादक को मान लो यहाँ पे चूहा था, अब की बार यहाँ पे कोई कीट है, इधर की तरफ खरगोश है, ठीक है। यहाँ पे चूहे को खाने वाली चील थी, यहाँ पे कीट को खाने वाला मेंढक है, यहाँ पे खरगोश को खाने वाला सियार है, ठीक है। गीदड़ से कोई जानवर का नाम बता रहा हूं सिर्फ समझने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है ये जो कीट था इसको डायरेक्ट चील खा जाए, ये जो मेंढक था इसको डायरेक्ट, यहाँ पे कोई सर्प हो मान लो, ठीक है, सर्प को भी चील खा जाती है, उल्टा मत करो। मेंढक है, चील को तो कोई नहीं खाएगा। मेंढक को कौन खा सकता है? सांप, और सांप को चील खा सकती है, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है ना। तो कोई भी खाद्य श्रृंखला जो एक दूसरे के ऊपर आपस में मिल करके जाल का निर्माण कर ले इस प्रकार से, मान लो हो सकता है खरगोश है, खरगोश को यहाँ पे से सर्प के बाद में यहाँ पे शेर खाया, तो ये खरगोश को सीधा शेर खा जाए, हो सकता है ना। तो यहाँ पे और भी इस प्रकार से बहुत बड़ा चेन चक्र चल सकता है, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। मतलब जब खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिल जाती है, तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? मान लो एक फूड चेन ये तो खाद्य श्रृंखला है, दूसरी फूड चेन ये है, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला है, तीसरी फूड चेन ये है, ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। लेकिन ये खाद्य श्रृंखलाएं भी आपस में मिल जाती है, क्योंकि इस खाद्य श्रृंखला का कोई जानवर है, उसको दूसरी खाद्य श्रृंखला का जो जानवर है वो खा गया, ठीक है। इधर वाड़ी को इधर वाला खा गया, तो इस प्रकार से यदि कोई खा जाता है तो फिर ये पूरा पूरा जाल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का कोई जाल का निर्माण होता है तो उसको क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। एक बात अपन ने और करी थी, मैंने बताया था आपको ऊर्जा का 10% का नियम, जिसको जो कि किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। ऊर्जा का 10% का नियम, ये मैं पिछली क्लास का रिवाइज करवा रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है ना। शांति से देख लो, ऊर्जा का 10% का नियम क्या होता है। इसके अंदर जैसे कि आपका उत्पादक है, उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक चला, तो जब अपन उत्पादक के पास में मान लो 100% ऊर्जा है, कितनी है? 100% है, तो जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब आपकी खाद्य श्रृंखला बढ़ती है, तो जो ऊर्जा होती है वो हमेशा घटती हुई जाती है, और घटती कितनी है? 10% जाती है। मतलब यहाँ पे 100 किलो जूल मान लो ऊर्जा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जाएगी? 10। यहाँ पे कितनी जाएगी? 1। यहाँ पे कितनी जाएगी? 0.1 किलो जूल, ठीक है, या जूल लिख लो, किलो जूल, जो भी लिखना है आपको, ये तो ऊर्जा का पैमाना हो गया, ठीक है, यूनिट हो गई। तो कुल मिला के बात क्या है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जा रही है वो कैसे जा रही है? 10% के नियम से। और ये नियम देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? लिंडेमान था। क्या था? लिंडेमान था, ठीक है। 10% मतलब एक से दूसरे स्तर में जाती है, कैसे जाएगी? 10% का ह्रास, मतलब अगले चरण में सिर्फ 10% जाएगी, 90% खर्च हो जाती है। क्लियर है? अब एक बात और, ऊर्जा जो जाती है हमेशा वो कैसे जाती है? एक दिशीय है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा है यहाँ पे? एक दिशीय। ऐसा नहीं है कि यहां से ऊर्जा इधर आ रही है, ऊर्जा यहीं से निकल रही है, ऊर्जा जो बन रही है वो यहीं से बन रही है, यहां से जाएगी फिर आगे जाएगी फिर इससे और आगे जाएगी। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा कैसा रहता है? एक दिशीय रहता है, मतलब एक दिशा में रहता है। क्लियर है? ऊर्जा का प्रवाह कैसा रहेगा? एक दिशीय रहेगा। अब एक अपना वर्ड आता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन थोड़ी पढ़ाया था मैंने? नहीं पढ़ाया था ना। हाँ, तो अब आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है, हैं? हाँ, लिखवा दिया था ना खाद्य जाल, है ना। अब उसमें कुछ ही नहीं है, खाद्य जाल को समझ लो, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। अपन को सब्जेक्टिव थोड़ी लिखना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना अपना। हाँ, तो बस सिंपल सी बात है। अपन पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है जैव आवर्धन।
जैव आवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। इधर देखो जैव आवर्धन क्या होता है, इधर समझो। खाद्य श्रृंखला चल रही है आपकी, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक आया, उत्पादक से क्या आया, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आया आपका द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आया आपका तृतीयक उपभोक्ता। ये आया। मैंने आपको बताया था जो ऊर्जा आपकी बह रही है वो कैसे जाती है, 10% हास होती है, मतलब 10% जाती है अगले चरण में, मतलब 90% ऊर्जा क्या हो जाती है, हास हो जाती है। ठीक है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं अब जैव आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा होना, आवर्धन का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। तो ऊर्जा तो जो बह रही है आपकी वो 10% ही जाती है अगले चरण में, लेकिन कोई भी किसी भी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं या रासायनिक पदार्थ जो आप यूज करते हो, जैसे कि आप फसल पैदा करते हो तो फसलों के अंदर जो आप डालते हो डीडीटी वगैरह का छिड़काव करते हो, कीटनाशकों का छिड़काव करते हो, ठीक है, तो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका जो बढ़ने का क्रम होता है खाद्य श्रृंखला के अंदर, वो 10 गुना के नियम के हिसाब से बढ़ता है। ऊर्जा तो कैसी होती है, घटती है, ऊर्जा क्या होती है, हमेशा घटती है, लेकिन हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो आपके हानिकारक या रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका संचय सांद्रण बढ़ता है, ज्यादा होता है। मतलब कोई चीज आपके जो उत्पादक है उसको कम हानि पहुंचाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता को और ज्यादा हानि पहुंचाएगी, द्वितीय उपभोक्ता को उससे भी ज्यादा हानि पहुंचाएगी, और तृतीय उपभोक्ता को और ज्यादा हानि पहुंचाएगी। जो आपके हानिकारक पदार्थ हैं वो इस तरीके से बढ़ता है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहा जाता है। यानी कि खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में हानिकारक पदार्थों का संचय सांद्रण बढ़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहा जाता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ऊर्जा का अपोजिट है ये, ऊर्जा तो क्या होती है, घटती है, और हानिकारक पदार्थ जितने भी सिस्टम है, रासायनिक पदार्थ है, उनका सांद्रण बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें डेफिनेशन ही लिखा दूं बस, खाद्य श्रृंखला लिख लो साथ की साथ में, फिर कहोगे उतारने नहीं दिया। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों का सांद्रण उच्च पोषण स्तर की तरफ, उच्च पोषण स्तर की तरफ बढ़ते समय खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों में हानिकारक रासायनिक पदार्थों का सांद्रण उच्च पोषण स्तर की तरफ बढ़ते समय बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही जैव आवर्धन कहा ठीक है। क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये परिभाषा आपके क्वेश्चन के अंदर दे दी जाएगी, इसे क्या कहा जाता है, तो जैव आवर्धन कहा जाता है।
ठीक है, पूछने का जो तरीका है वो ये रहने वाला है। हाँ बोल बोल, मन में मत रख, बता कैसे आएगा। ये आ सकता है किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तरों में जो हानिकारक रासायनिक पदार्थों का सांद्रण जो बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहा जाता है। चार ऑप्शन दे सकता है, जैव आवर्धन, जैव अपमार्जक, दो कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, तो जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चले आगे। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट या बायो डिटर्जेंट भी कह सकते हो। जैविक अपमार्जक, जैव अपमार्जक या जैविक अपमार्जक। ठीक है, ठीक है, इसकी लिख लो परिभाषा, मृत या सड़े गले, सड़े गले जीवों के अपघटन करने वाले अपघटकों को जैव अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु कीटाणु वगैरह सारी जितने छोटे छोटे से जो जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, जैव अपमार्जक कहते हैं। जैसे अपमार्जक डिटर्जेंट जो साबुन होता है वो क्या काम करता है, सफाई करने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या काम कर रहे हैं, सफाई करने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायो डिटर्जेंट कहते हैं। तो बायो डिटर्जेंट कुछ भी नहीं है, अपघटकों को ही बायो डिटर्जेंट कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में क्या है, जो अपघटक होते हैं वही क्या कहलाते हैं आपके, बायो डिटर्जेंट या जैविक अपमार्जक कहलाते हैं। एक वर्ड आता है स्कैवेंजर, एक वर्ड आता है आपका स्कैवेंजर, सुनो मेरी बात। ये तो है डिटर्जेंट, स्कैवेंजर का हिंदी अर्थ भी अपमार्जक ही होता है। सुनो मेरी बात, स्कैवेंजर जो होते हैं उसका हिंदी अर्थ भी क्या होता है, अपमार्जक ही होता है। अपमार्जक को ही स्कैवेंजर भी कहा जाता है। वो कौन होते हैं, जो मृत शरीर को जो खा जाते हैं, जो भक्षण करते हैं ना, जैसे कि गिद्ध, चील, कौवे, इस प्रकार के यदि कोई जानवर होते हैं उनको स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट तो कौन है, ये अपघटक है। स्कैवेंजर कौन है, जो चील गिद्ध कौवे है ना, उनको स्कैवेंजर कहा जाता है। वो भी अपमार्जक का ही काम कर रहे हैं, वो भी मृत शरीर को क्या कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, मतलब, लेकिन वो अपघटन नहीं कर रहे हैं, वो उसका भक्षण कर रहे हैं। अपघटन करना ये अपघटकों का काम है और भक्षण करना किसका काम है, स्कैवेंजर का काम है। याद रहेगा, क्लियर है। हाँ 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 हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। तो इतनी देर से क्या बोल रहा है, जैसे डिटर्जेंट को अपन, वो साबुन सरफ ही होता है, वो काम क्या करता है, धोने का करता है। तो ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर मृत शरीर जो बेकार गंदगी है उसको निपटाने का, उसको साफ करने का जो काम करता है, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल डिटर्जेंट कहते हैं। समझाएगा, अपमार्जक वही चीज है, वो सर्प वाली चीज है, लेकिन उसको बायोलॉजिकल बेस में अगर टर्म में घोषित किया जाएगा तो उसमें क्या बोला जाता है, तो अपघटकों को कहा जाता है। स्कैवेंजर किसको कहा जाएगा, तो चील कौवे गिद्ध जो कौवे है ना, उनको कहा जाएगा।
ठीक है, समझ में आया क्या? आ गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इको पारिस इकोलॉजी पिरामिड लिख देता हूं। एक ही बात है बेटा, होने को तो पारिस्थितिकी पिरामिड भी कह सकते हो या इकोलॉजी पिरामिड भी कह सकते हो, लेकिन इकोलॉजी पिरामिड ऐसे हिंदी में भी लिखा आ जाता है आपके। सुनो मेरी बात, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। चाहो तो मैं इसको पारिस्थितिकी पिरामिड लिख देता, लेकिन एग्जाम में इकोलॉजी हिंदी में ही लिखा आ जाता है, इकोलॉजी पिरामिड, इसलिए मैंने इसको इकोलॉजी पिरामिड लिखा है। ठीक है, इकोलॉजी पिरामिड क्या होता है, ठीक है, इसको समझना है। इकोलॉजी पिरामिड, इधर देखो, सब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इकोलॉजी पिरामिड, ठीक है। पिरामिड क्या होता है? सबसे पहले तो इकोलॉजी को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो पिरामिड समझ में आना चाहिए अपन के। पिरामिड देखे हैं क्या आपने? मिस्र के पिरामिड देखे ना, चित्र देख रखा होगा, होता नहीं देखा? दिखा देते हैं, तो इधर देख लो। इधर देखो, एक आपका इस तरीके से पूरा पूरा कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है चतुर्भुज। उस चतुर्भुज के ऊपर एक छोटा चतुर्भुज, उस छोटे चतुर्भुज के ऊपर एक और छोटा चतुर्भुज, फिर उसके ऊपर एक और छोटा चतुर्भुज बनाते बनाते अपन एक स्ट्रक्चर का इस तरीके से निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। ये मैंने 2D में दिखाया है, लेकिन होता 3D के अंदर है, ठीक है। 2D में तो अपन को त्रिभुज जैसा दिखेगा, 2D में तो कैसा दिखेगा? त्रिभुज जैसा। 3D में कैसा दिखेगा? जैसे कोई भी चीज है इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर ऐसे पतली होती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। जो नीचे से तो चौड़ा है और ऊपर जाते जाते सकड़ा होता चला गया, ठीक है। इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं अपन? पिरामिड कहते हैं। क्लियर है? अब अपन को देखना है कि जो आपका पारिस्थितिकी है, इस पारिस्थिति के अंदर भी जो आपकी खाद्य श्रृंखला भी अपन ने देखी है, तो खाद्य श्रृंखला के जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ अपन जब आगे बढ़ते हैं, जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ, यानी कि पहला पोषण स्तर उत्पादक हो गया, दूसरा पोषण स्तर कौन सा हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर तीसरा पोषण स्तर कौन सा हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता, और इसी तरीके से आगे। तो जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ अपन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपन को मिलने वाले जीव जंतु, ठीक है, मिलने वाले जो जीव जंतु है उनकी संख्या में ह्रास होता जाता है। क्या होता जाता है? ह्रास होता जाता है। तो उनकी संख्या, या तो उनकी संख्या को दर्शा दो या उनके द्रव्यमान को दर्शाओ। तो जब उनकी संख्या और द्रव्यमान या सकल बायोमास जिसको अपन बोलते हैं, जब उसको अपन दर्शाते हैं, तो जो एक आकृति बनती है वो किस प्रकार की बनती है? पिरामिड आकार की आकृति बनती है। मतलब जो नीचे से तो चौड़ा, नीचे से चौड़ा का मतलब क्या है? धरती पे सबसे ज्यादा क्या है? उत्पादक है। उत्पादक से कम क्या है फिर? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से कम क्या है फिर? तो कम होता जा रहा है, ये नीचे ज्यादा है, ऊपर कम होता जा रहा है। पानी है क्या यार? इसी को क्या कहा जाता है? समझ में आया? सुनो मेरी बात, पारिस्थिति के अंदर खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, अपन बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के अवयवों की अपन बात करते हैं। तो पारिस्थिति के अंदर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की तरफ आगे बढ़ते समय जीव जंतुओं या कोई भी वनस्पति जो भी है आपकी, उन सभी का या तो संख्या या द्रव्यमान, या तो संख्या के रूप में भी देख सकते हैं कि पेड़ पौधों की संख्या को अपन डिनोट करें, अपन मानचित्र में दर्शा रहे हैं, एक प्रकार से अपन चित्र रेखांकित कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन तीन चीजें लिख सकते हैं। या तो अपन लिख सकते हैं उनकी संख्या, संख्या मतलब अपन गिनने बैठ जाए कि भाई पेड़ पौधों की संख्या गिननी है मेरे को, तो ठीक है, तब वो गिनी आई 1 करोड़, ठीक है, गिनी, नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ, सिंपल सी बात। तो पेड़ पौधों की संख्या गिन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन किसकी संख्या गिनेंगे? जो शाकाहारी जानवर है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? इससे कम होंगे। मान लो वो कितने? 50 लाख है, ठीक है, तो उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो उसको कहां पे दर्शाएंगे? ऊपर की तरफ ही दर्शाएंगे। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता की बात करते हैं, उनकी संख्या और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 25 लाख हो गई। तृतीय उपभोक्ता की संख्या 1 लाख ही रह गई। तो इस प्रकार से जो आकृति कैसी बन रही है? ये संख्या की
पिरामिड आकार बन रही है। इसी प्रकार से हो सकता है अपन संख्या ना दर्शा करके क्या दर्शाएं, द्रव्यमान दर्शाएं। द्रव्यमान का मतलब सकल बायोमास, उसका पूरा संपूर्ण उनका द्रव्यमान को अपन तोलने बैठ जाएं। मान लो जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों का अपन वजन करें। उन पेड़ पौधों का जब अपन वजन करें, हाँ तो जल जान तो क्या हो गया, और उस वजन को अपन को दर्शाएं एक चित्र में, ठीक है, एक मानचित्र में यदि अपन उसको दर्शाएं तो वो भी किस प्रकार का बनेगा, इसी तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अपन मानचित्र दर्शाते हैं या रेखा चित्र जो दर्शाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संख्या का पिरामिड, जिसमें अपन क्या दर्शाएंगे, संख्या दर्शाएंगे। एक होता है आपका द्रव्यमान का पिरामिड, जिसमें अपन क्या दर्शाएंगे, द्रव्यमान दर्शाएंगे। एक तीसरा और होता है ऊर्जा का पिरामिड। तीसरा कौन सा होता है, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड में क्या दिखाएंगे, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है, तो उत्पादक के पास है। उससे कम ऊर्जा किसके पास है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास है। उससे कम ऊर्जा किसके पास है, द्वितीयक। तो इस प्रकार से ऊपर जाते जाते कैसा हो गया, वापस नुकीला नुकीला हो गया। तो तीन प्रकार का आपके पिरामिड होते हैं, और ये समझाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है चार्ल्स एल्टन। उसका नाम क्या है, चार्ल्स एल्टन। मतलब जो इकोलॉजिकल पिरामिड की जो थ्योरी देने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स एल्टन है। क्लियर है। अब एक बार अपन को इस चीज को लिखना है, समझ में तो आया गया। तो लिखो, पारिस्थितिकी में, पारिस्थितिकी में किसी खाद्य श्रृंखला हाँ, खाद्य श्रृंखला जो टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर चल रहे पढ़ रहे हैं अपन, है ना। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जीव या वनस्पतियों की संख्या सकल बायोमास अथवा ऊर्जा में हमें ह्रास देखने को इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना देने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है। ये इसको पूरी लाइन में लिखाऊं क्या, चार्ल्स एल्टन को भी। हाँ सर।
ठीक है, अब कहां पे हाश होगा? ऊर्जा में हमें हाश, हाश यानी कि हानि या कमी। अंधेरा कायम रहे मेरे आका। अब इससे ज्यादा और कितना फास्ट तुम्हारे लिए प्रोसीजर किया जाए? तुम्हारे कहते ही तुरंत हाजिर करवा दी, और क्या चाहिए? लिख लिया क्या? साथ साथ में लिखने का कहा था ना। लिख लिया ना? चले आगे। देखो, इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इकोलॉजी पिरामिड, इकोलॉजी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। देखो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इधर समझो इस चीज को। पहला कौन सा है? संख्या का पिरामिड। ठीक है, संख्या का पिरामिड का मतलब क्या हुआ कि जो आप रेखा चित्र बना रहे हो, जो चित्रांकन कर रहे हो, उसके अंदर अपन जो जिस चीज को लेकर के चल रहे हैं वो क्या है? उनकी संख्या है। किसी भी चीज की संख्या है, तो उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीय उपभोक्ता की, तृतीय उपभोक्ता की क्या है? संख्या है। यदि अपन संख्या को डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका संख्या का पिरामिड हो जाएगा। क्लियर है? संख्या का पिरामिड का मतलब क्या है? जो अपन डिनोट कर रहे हैं जीव जंतुओं की, वो क्या है? संख्या है। संख्या मतलब नंबर। ठीक है, कितने नंबर में है? अभी बताया था एग्जाम्पल देकर के, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है, तो कितने नंबर पे उनको काउंट कर लेंगे भाई कि 1 2 3 4 5 6 ये इतने हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कोई अपन पिरामिड बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका संख्या का पिरामिड कहलाता है। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि संख्या का पिरामिड है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो संख्या का पिरामिड बनता है वो क्या हमेशा सीधा बनता है या उल्टा भी बन सकता है? संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनेगा या उल्टा भी बन सकता है? बन सकता है ना? अभी बनाते हैं, रुको, बना दें। इधर देखो, देखो पहले तो सीधा समझ लो, फिर उल्टा भी बताते हैं। सीधा तो पहली बात तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है? यह है सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, अब अपन को सीधा का एग्जाम्पल जो लिखना है ना, वो लिखा रहा हूं मैं, है ना। ये मैंने सीधा बना दिया। सीधा के अंदर सबसे नीचे उत्पादक को ही लिखना है अपन को। उत्पादक के ऊपर क्या लिखोगे? प्राथमिक उपभोक्ता।
फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ऐसा बनेगा पिरामिड। तो लेकिन ऐसा पिरामिड कौन सा, ऐसा किसकी गिनती अपन करें, ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी अपन ले, काउंट करें पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अपन ले जिसका ये बनता है सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बताया था ना आप लोगों को, बताया था क्या? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैविक घटक और अजैविक घटकों के आपस में निर्भरता की वजह से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार मैंने आपको लिखाए थे, ठीक है, उसमें मैंने लिखाया था कृत्रिम और प्राकृतिक, जिसमें मैंने प्राकृतिक के अंदर लिखाए थे महासागर, नदियां, रेगिस्तान, जंगल लिखाए थे ना, घास के मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबके सब। इसी प्रकार से जब मैंने कृत्रिम पढ़ाए थे तो कृत्रिम में मैंने आपको लिखाया था कोई भी बगीचा, उद्यान, एक्वेरियम, ठीक है, या कोई खेत आपका, इस प्रकार के ये क्या है? कृत्रिम है। और भी मैंने आपको बताया था जलीय और स्थलीय, ठीक है। इसके अलावा और बताया था मैंने आपको नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र मैंने जब पढ़ाया था, जब बताए थे ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो किसी ना किसी अपन पारिस्थितिकी तंत्र की स्टडी कर रहे हैं। तो वो कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है वो घास का मैदान हो सकता है वो कोई जंगल हो सकता है वो कोई पहाड़ हो सकता है कोई वो रेगिस्तान हो सकता है कोई जलीय एक्वेरियम, जलीय टाइप का कोई नदी महासागर इस प्रकार का कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है एक वृक्ष ही वृक्ष के ऊपर भी तो आपका पूरा का पूरा पारिस्थितिकी सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई तंत्र होता है उसको अपन पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, और उस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी में अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं? कि कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके अंदर अपन को उत्पादकों की संख्या गिननी है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या गिननी है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या गिननी है, और उनको डिनोट करना है इसके ऊपर। और फिर वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। अगर घट रहा है तो उल्टा बन गया, और बढ़ रहा है तो सीधा, सॉरी, घट रहा है तो सीधा बन गया, और बढ़ रहा है तो उल्टा बन गया, यही होगा। तो इसमें तो कौन कौन सा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं? जैसे कि घास का मैदान, जंगल लिख दूं, चलो जंगल लिख सकता हूं। जंगल के अंदर देखो कैसे कि जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ होंगे, पेड़ों के बाद में उनके ऊपर खरगोश जो वगैरह टाइप के जो जीव है वो पेड़ों से कम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। फिर उनको खाने वाले और कम होंगे, उनको खाने वाले और कम होंगे। तो इस प्रकार का कोई पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसका पारिस्थितिकी पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो जंगल का पिरामिड, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए महासागर का पिरामिड, महासागर की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर उत्पादकों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले उत्पादक की बात करेंगे। सीरीज तो यही रहने वाली है, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक। हमेशा माइंड में ये अगर चलोगे तभी आपको पता चलेगा सीधा बना कि उल्टा बना। सबसे नीचे तो आपको क्या लेके चलना है? उत्पादक। उत्पादक के बाद फिर क्या लेना है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो समुद्र के अंदर उत्पादक कौन है? समुद्र यानी कि पानी के अंदर उत्पादक कौन है? जो शैवाल वगैरह इस प्रकार के जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो है, तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा तो कौन हो गए? उत्पादक हो गए। उससे कम उनको खाने वाली छोटी मछलियां, ठीक है, उससे कम उनको खाने वाली बड़ी मछलियां, और उससे कम उन बड़ी मछलियों को खाने वाली शार्क वगैरह टाइप की कुछ है ऐसी, या फिर भेल वगैरह का अपन कह सकते हैं वो, ठीक है। तो वो भी क्या ऐसा है? क्रम घट रहा है। तो जब क्रम घट रहा है तो पिरामिड कैसा बना? सीधा बना। क्लियर है क्या? जंगल का पिरामिड लिख सकते हो, महासागर का, या घास का मैदान लिख सकते हो। घास का मैदान में भी क्या घास ज्यादा है कि नहीं है? घास की संख्या ज्यादा है, उसको खाने वाले कम है, फिर उसको खाने वाले और कम है। मतलब घास के मैदान के अंदर चिड़िया हैं, चिड़ियाओं को खाने वाले चील और कम हो गए कि नहीं हो गए? तो इस प्रकार से घास का मैदान हो गया सिस्टम। क्लियर है? तो इनके पिरामिड कैसे बने? हमेशा सीधे बने। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कि भाई उल्टा पिरामिड कैसा होगा। तो उल्टा पिरामिड की अपन बात करते हैं तो उल्टा पिरामिड कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे होगा ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई क्या है? कि आपको नीचे नीचे तो क्या लिखना है? उत्पादक को लिखना है। नीचे नीचे तो क्या रहेगा? उत्पादक। इनका क्रम तो यही रहेगा ना, सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। उनकी
की संख्या जो भी रहे उस हिसाब से अपन चित्र बनाएंगे। चित्र हो सकता है वो सीधा बन जाए, हो सकता है उल्टा बन जाए, यही तो दो तरीके हैं। तो सबसे नीचे तो क्या है, इसमें भी उत्पादक ही होगा, इसके ऊपर प्राथमिक, उसके ऊपर द्वितीयक और इसके ऊपर तृतीयक। अब एग्जाम्पल का यार, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, सोचने वाली बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूं किसी एक पेड़ का, किसी एक पेड़ का, पेड़ भी क्या है एक प्रकार से अपने आप में पारिस्थितिकी तंत्र, मैंने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र छोटा और बड़ा कितने भी साइज का हो सकता है। मैंने बताया था सबसे छोटा कितना हो सकता है, पानी की बूंद के बराबर भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, बताया था। नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा बताया था। तो उसके अंदर मैंने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र छोटे से लेकर के बड़ा पूरी पृथ्वी के बराबर का हो सकता है। अपन का ऊपर डिपेंड करता है अपन कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, अपन कितना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपन कितने के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, यही तो है। तो अपन बात कर रहे हैं किसी एक पेड़ की बात कर रहे हैं, मान लो कोई नीम का पेड़ है या कोई पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कोई सा भी एक पेड़ की अपन बात कर रहे हैं। तो उत्पादक की संख्या कितनी है, एक। तो सबसे कम संख्या किसकी हुई, उत्पादक की हुई। क्लियर है, पेड़ की अपन बात करें तो उत्पादक तो एक ही है, तो इसलिए सबसे कम है। उत्पादक को खाने वाले कौन है, जैसे कि चिड़िया वगैरह है, ठीक है। उत्पादक को खाने वाले चिड़िया, पेड़ के ऊपर क्या मिलेंगी आपको, चिड़िया वगैरह ही मिलेंगी, ठीक है। तो चिड़िया वगैरह जितनी है उनकी संख्या पेड़ की संख्या से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ बड़ा होगा कि साइज नहीं होगी, नीचे छोटा फिर ऊपर बड़ा, यानी कि उल्टा पिरामिड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब उस चिड़िया के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जीव है, माइक्रोबैक्टीरिया हो सकते हैं ना बेटा, सबके ऊपर होते हैं। चिड़िया में जुएं नहीं पड़ सकती, पड़ सकती है ना, चिड़िया के ऊपर भी रह रहा होगा कोई ना कोई, भाई बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, अपन को दिखते नहीं है, यही तो फर्क है। अगर आप बढ़िया दूरबीन लोगे उससे देखोगे तो आपको दिखेगा चलता हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप उंगली चाट जाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे इनको चाट भी जाते हो, आ करने से कुछ नहीं, आ करने वाली बात नहीं है। जो आप भोजन ग्रहण करते हो उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जो आप दही खाते हो, दही खाते हो, दूध से दही बनता है, कौन बनाता है? आप क्या सोचते हो ऑटोमेटिकली बन जाता है? ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, उसके अंदर भी कुछ माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दूध को कन्वर्ट करते हैं किसमें, दही के अंदर, और उन बैक्टीरियाज को आप खाते हो, ठीक है। तो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर भी होते हैं, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक लाभकारी और एक हानिकारक। तो कौन सा बैक्टीरिया है, अगर हानिकारक हुआ तो आपको बीमार कर देगा, लाभकारी हुआ तो आपको कहीं ना कहीं से रूप में फायदा पहुंचाएगा। क्लियर है, तो वही वाली बात है। तो इसमें चिड़िया है, चिड़ियाओं के ऊपर, उनके ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो जीव है उनकी संख्या चिड़िया की संख्या से ज्यादा होगी क्या कम होगी? भाई एक चिड़िया के ऊपर मान लो 10 है, होते को तो लाखों होते होंगे, मैं मान रहा हूं 10 है, तो एक चिड़िया के ऊपर 10 है, ऐसी 10 चिड़िया थी तो उनके ऊपर कितने हो गए, 100 हो गए। तो चिड़िया तो 10 थी, उनके ऊपर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कितने हो गए, 100 हो गए। तो इस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ रही है क्या घट रही है संख्या, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो कैसा बना, उल्टा बना, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एक पेड़ का है, हाँ तो इंसान रह गया, इंसान के ऊपर बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया रह रहे हैं तो वो और ज्यादा हो गए। एक पेड़ के ऊपर एक इंसान थोड़ा रह सकता है, एक पेड़ के ऊपर तो 10-15 इंसान रह सकते हैं ना। अरे कहीं बचपन में आप लोग नहीं गए क्या, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो अकेला चढ़ता है, 2-5 जने दोस्त होते हैं, सबके सब चढ़ जाते हैं, एक टहनी पे एक चढ़ गया, दूसरी टहनी पे दूसरा चढ़ गया, होते हैं ना। तो वो वाली बात है। अपन यहाँ पे पढ़ रहे बड़े पेड़ का, ठीक है। मैंने बताया था बरगद, पीपल, नीम, नाम भी कैसे लिया था मैंने, ऐसे थोड़ी लिया था कोई क्या सदाबहार का पेड़ है, ऐसा पेड़ का नाम थोड़ी बताया था। समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट बात सुनो, संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बन सकता है।
ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि संख्या का पिरामिड किस प्रकार के बनते हैं, सीधा उल्टा, सीधा तिरछा, ठीक है, आड़ा टेढ़ा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के बन सकते हैं। क्लियर है? अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे। ये तो कौन सा है, संख्या का। दूसरे नंबर पे अपन पढ़ते हैं द्रव्यमान का पिरामिड। दूसरे नंबर पे कौन सा है, द्रव्यमान का पिरामिड। अब इसको इधर देखो, ये भी आपके दोनों प्रकार के बन सकते हैं। ये भी कैसे बन सकते हैं, दोनों प्रकार के बन सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसमें यह भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार से बन सकते हैं। सीधे और उल्टे दोनों प्रकार से बन सकते हैं। कैसे, अब क्या चीज है, सिस्टम समझो। मैं बात कर रहा हूं सीधे की। सीधा ऐसे ही बनेगा क्या, सीधा ऐसा बनेगा तो इसके अंदर नीचे नीचे तो क्या होगा, उत्पादक। नीचे नीचे क्या होगा, उत्पादक, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, और फिर तृतीयक। ये तो सिस्टम ऐसा ही रहेगा क्या, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपन द्रव्यमान की। अभी अपन ने इससे पहले किसकी बात करी थी, संख्या की बात करी थी, यानी कि संख्या गिनी थी। अब क्या गिनेंगे, द्रव्यमान मतलब वजन, उसमें कितना किलो वजन का है। ठीक है, अब उनके वजन को तोलेंगे कि ये जो उपभोक्ता है उन सबका अगर वजन करें तो इनका वजन कितना होगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो है उनका वजन कितना होगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं का वजन करें उनका कितना होगा, और तृतीयक का वजन कितना होगा। ऐसा ही है, सही है, ठीक है ना। वजन की अपन बात करते हैं तो अगर अपन देखें सीधा कौन सा बनेगा द्रव्यमान में, तो अगर मैं बात करूं तो जंगल का पिरामिड। जंगल का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। पेड़ का पिरामिड, अब पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा, है। पीपल का पेड़ है, बरगद का, बढ़िया अच्छा खासा, अब उसका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा ना, पक्का। कि भाई पेड़ को अगर अपन तोलेंगे तो पेड़ में तो टनों में वजन आएगा, चिड़ियान का वजन तो कम आएगा, और उनके जो बैक्टीरिया है उनके अंदर उनका और कम आएगा, तो कम होता जा रहा है वजन, द्रव्यमान कम होता जा रहा है, सीधा बना। इसी प्रकार जंगल की अपन बात करें तो जंगल में तो ऐसे बहुत सारे पेड़ है, तो उनका वजन ज्यादा। ठीक है, समझ में आया, आ गया साहब। अब अपन बात करते हैं भाई, ये अगर ये सीधा बन रहा है तो इसका उल्टा कौन सा बनेगा, बात है ना। उल्टा में क्या होगा, वही यहां से तो उत्पादक ही आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। है पिरामिड सीधा और उल्टा क्या होता है, यही नहीं पता चल रहा, किसका। मैंने पेड़ पौधों का तो सीधा ही तो बनाया है, मैं बता रहा हूं कि उल्टा किसका बनेगा, अभी मैंने बताया नहीं, सस्पेंस वाली बात है। उल्टा किसका बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका बनेगा उल्टा, कोई एग्जांपल आपके नजर में, मैं झापट मार देना है, कैसे बनेगा, चल बता, विकास का पिरामिड उल्टा। इधर देखो, इधर देखो, समझो। अरे सीधा सा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ नहीं रहा, फिर बाद में बोलोगे। जल जलीय पिरामिड की अपन बात करते हैं, किसी जल की अपन बात करते हैं, जैसे तालाब वगैरह की अपन बात करते हैं, ठीक है, उसका पिरामिड की अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें द्रव्यमान, उत्पादक का जो द्रव्यमान होता है, उत्पादक में क्या रहते हैं, वो तैरती हुई काई वगैरह टाइप किसी चीजें रहती हैं, शैवाल वगैरह, उत्पादक वही है। वो जो उत्पादक है उनका वजन तोल लें अपन, तो उनका वजन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा,
कम ही रहेगा। उनमें वजन कितना सा रहता है भाई? जंगल के पेड़ तो बड़े साइज के होते हैं, उनका तो वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो जलीय जानवर जलीय पादप है उनका वजन क्या होता है? कम होता है। तो जलीय पादपों का वजन कम हुआ, उनको खाने वालों का वजन उनसे ज्यादा हुआ। ठीक है, उनको और खाने वालों का वजन उनसे भी ज्यादा। ठीक है, तो वो कैसा बना? उल्टा बना क्या नहीं बना? तो जलीय पिरामिड। जलीय पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लास्ट बनता है आपका तीसरे नंबर का। आए तो ऊर्जा, ऊर्जा का बच रहा बस थोड़ा सा। हाँ उतार लेना तो। अभी उतार। अरे 2 लाइन लिखानी है, मेरे को पता है ना कितना पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। ऊर्जा का पिरामिड। अरे मेरे भाई इसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखाऊंगा, सुन लो। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इसमें सीधा और उल्टा का सिस्टम ही नहीं है। तो जितने भी एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछ ले ऊर्जा का पिरामिड इसका कैसा बनेगा, तो क्या बताना है? सीधा, क्योंकि ऊर्जा का तो हमेशा ह्रास होगा। उत्पादक से जब प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा तो वही 10% का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना लिंडेमान का। तो ऊर्जा तो हमेशा एक दिशीय बहती है और 10% के हिसाब से ही आगे जाती है, तो उसका तो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो एक ही लाइन में, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अब इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो, सबका कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब इसमें कल पढ़ा दो परसों पढ़ा दो, वो क्या मतलब है? अब उतार लो, किसने उतारा नहीं जो? कहां तक नहीं उतारा? आगे। हाँ अब उतार लिया पूरा, जाने के टाइम पे तो सारा उतार लिया तुम लोगों के, तो पकड़ के जुड़ ले।